हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे वापस चैनल पे वापस आए हैं। आज से हम अपना फिज़िक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अपना कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हम अपना चैप्टर इससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है हमारा चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। एक ब्रीफ थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे और पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी दो टर्म्स आती हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न टू टर्म्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, ये दो टर्म्स आती हैं हमारी। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, मेरा चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स द चार्ज एंड द डायनामिक्स एंड द स्टैटिक्स, दीज आर द टू टर्म्स। स्टैटिक्स मीन एज वी नो रेस्ट एंड द डायनामिक्स मीन द मोशन। यानी कि जब कोई मेरा चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि जब हमारा चार्ज मोशन में आ जाए तो क्या होगा, यानी कि स्टडी ऑफ द चार्ज व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हेन इट इज़ एट मोशन इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड, ये आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और जो हमारे मेन जैसे कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हम जो आगे देखेंगे वो मेन आएंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ओके, तो बेसिकली बिल्कुल बेसिक से लेके अगर मैं चलूँ बिल्कुल ब्रीफ करने के लिए, तो हम इनको पता है चार्जेस जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चार्जेस जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबको पता है आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है सबसे पहले। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहलाता है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस पता होना चाहिए। याद भी रखो तो वो याद है, आप सबको पता है। एक मिनट, क्या कहता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कहता है कि लाइक चार्जेस repel each other and the unlike charges attract each other। बहुत सिंपल सी बात है जो हमें बचपन से पता होती है, 6th क्लास से। क्या कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो ये जो है रिपेल करेंगे एक दूसरे से, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो ये दोनों जो है अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। बस इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक बात और, जहाँ पे भी पूरे लेक्चर्स में, पूरी वीडियो में मैं हर जगह बताऊंगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सीरियसिटी के लिए और क्या चीज़ नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए, मैं हर जगह बताऊंगा। ठीक है, ध्यान जो देना है वो जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स में लिखो, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। ध्यान जो देना है वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे अपने चैप्टर अगर मैं शुरू करूँ तो ये आता है पहला टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। पहली एडिटिविटी, पहली होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी को अगर एज सिंपल एज मैं समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि मेरे पास जो है एक यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस है। क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि अलग अलग तरह के चार्जेस जो है मेरी एक ही जगह पे एक ही सिस्टम में जब आ जाए तो हम इसको सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं। मान लो यहाँ पे 2 + 2 कूलम का भी एक चार्ज है, -3 कूलम का भी एक चार्ज है, एक -7 कूलम का है और एक
प्लस 15 कूलम का चार्ज है। ठीक है। अच्छा, ये 4 तरह के चार्जेस इस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। कोई थर्ड पर्सन मेरे पास आके कह रहा है कि बताओ कि इस पूरे सिस्टम का जो है नेट चार्ज कितना होगा, इस पूरे सिस्टम का जो है नेट चार्ज कितना होगा। तो एडिटिविटी ये कहती है कि नेट चार्ज इसका कितना होगा, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रेजेंट चार्जेस, यानी कि जितने भी इसमें चार्जेस हैं 5, 10, 15, 20, नेट चार्ज अगर आपको निकालना है तो सबको उठा के प्लस कर दो, ये आपको बता देगा। यानी कि +2 कूलम, प्लस में -3 कूलम, प्लस में -7 कूलम एंड प्लस में 15 कूलम। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये 2 कूलम, -3 कूलम, -7 कूलम, प्लस में 15 कूलम, ये आ गया। इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2 कूलम -3 -7 कितना हो गया, -10 कूलम, प्लस में 15 कूलम। अच्छा, कितना हो जाएगा, 17, ये हो जाएगा -10 प्लस में 17 कूलम, कितना आ गया मेरा कितना आ गया मेरा, -10, यहाँ पे कूलम भी आएगा, और सॉरी -10 कूलम प्लस में 17 कूलम आ गया मेरा। 7 कूलम चार्ज, नेट चार्ज जो है आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है, 7 कूलम, प्लस 7 कूलम मेरा जो है नेट चार्ज आ गया। कुछ भी था इसमें। ये होती है हमारी पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी। इसके बाद आ जाते हैं, एडिटिविटी के बाद आती है दूसरी प्रॉपर्टी मेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, यहाँ से हमको पहला फॉर्मूला मिलता है अपने चैप्टर का, Q = में NE। E जो है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। अच्छा, N होता है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस जो भी है। ठीक है, और Q हो गया मेरा चार्ज, टोटल चार्ज। अच्छा, तो Q = में NE जो मेरे, इसको कैपिटल Q लिख लो। ठीक है, तो ये मेरे को जो फॉर्मूला मिला है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द बेसिक कॉज ऑफ द क्वांटाइजेशन इज, बेसिक कॉज जो मैं बता रहा हूँ ये होता है कि ये इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि हर एक चार्ज जो है वो अपन एक किसी इंटीग्रल नंबर का मल्टीपल होता है। क्या होता है, किसी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है जिससे हमारा टोटल चार्ज मिलता है। समझो, मान लो कि जिस तरह से हमें पता है 50 × में 1 अगर मैं कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 50 ही मिलेगा, भले ही मैंने मल्टीप्लाई करा है पर 1 से करा है तो मेरे को 50 ही मिलेगा। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर नंबर अपना एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1 से, यानी 1 जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है सब नंबर का, कि हर नंबर उससे मल्टीप्लाई होके ही उतना बना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि हर चार्ज जो मेरा ये Q है, एवरी चार्ज जो है E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कोई मेरे को कह रहा है कि 2 कूलम चार्ज है, तो इस 2 कूलम कैसे बनाएंगे, 2 कूलम, ये कुछ N × में कुछ E कितना, इससे ये दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ तब जाके जो है ये 2 कूलम बना है। समझे, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मेन आपकी इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, CUCT में तो आ ही नहीं सकती, और जो है हमारी ना ही तो बोर्ड में आती है डेफिनेशन। हाँ, लेकिन ये जो डेफिनेशन से एक फॉर्मूला आया था Q = में N × में E, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, बोर्ड में तो आ ही जाता है। ठीक है, 2 मार्कर में, 1 मार्कर में। 3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो बहुत सिंपल है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर। हम सबको पता है चार्ज को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही जो है उसको
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं उसको। सिर्फ और सिर्फ वी कैन ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यही कर सकते हैं हम। जिस तरह से हम हाथ रब करके जो है चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से जो है चार्ज को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो हमारी 6th क्लास में एनसीईआरटी में एक वो होता है ना, छोटा सा एक्सपेरिमेंट साइंस की बुक में, कि स्केल को रब करते हैं हम अपने हेड पे और फिर पेपर को उस पर जब पास लेके आते हैं पेपर पीसीस को, तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं सॉरी। तो जो है ये उसी की एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। उसी की वजह से होता है। सिर्फ जो है हमारे हेड से जो एक्स्ट्रा इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे हेड से जो है उस स्केल पे चले जाते हैं, और वो स्केल पे जाते होते हैं तो प्रेजेंट उस पे स्केल पे होते हैं, तो वो उस पेपर पीसीस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हो गई मेरी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ से उठने के बाद जो है हमारा मेन टॉपिक आता है, जो ये कह लो पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो है हमारा पहला लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट पहले सुन लो। द कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two charges, between 2 point charges is directly proportional to product of the magnitude of the charges. Second, inversely proportional to the square of distance between them. अब यहाँ पे देखो, मेरे पास मैंने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है R। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कूलम्ब्स भाई साहब, इन्होंने अपने लॉ में ये कहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, वो इनके साइन के ऊपर डिपेंड करता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो कितना होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि F, और ये नॉर्मल F नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा E भी लगाते हैं, इससे हम पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 पे, इन दोनों के प्रोडक्ट पे, और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। अच्छा, तो आप जो है इनको एक जगह लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है एक, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वो कांस्टेंट कौन है? के, ये के, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये के जो है और कांस्टेंट की तरह जो हम आज तक देखते आए थे, या मैक्सिमम ही जो होता है, जो हम इसको 1 मान लेते हैं या इसकी वैल्यू 1 रख के दिखा देते हैं, एक्सप्रेशन इतना है, वैसे वाला नहीं है कांस्टेंट। ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू है, इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी इसको। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस के की अपनी भी वैल्यू होती है फर्दर 1/4πε0। यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड? लेट मी चेक वंस। बहुत अच्छे, हाँ जी। तो जो है के की वैल्यू क्या हो गई, 1/4πε0, और जो है इसकी आगे भी मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। ये इसकी वैल्यू होती है के की, ठीक है। इसको यहाँ पे जो है के के बारे में देखा हमने, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, इसकी ये वैल्यू होती है, और इस पूरे टर्म की जो है ये वैल्यू होती है। ये इस के की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम।
किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। यहाँ पे मीडियम कौन सा आ गया, कैसा मीडियम हो गया, इन दोनों चार्जेस के सराउंडिंग का मीडियम। ये हवा में रखे हैं दोनों चार्जेस, ये पानी में रखे हैं, ऑयल में रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, ये की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा कैसा मीडियम है जहाँ पे मेरे दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई और टर्म यहाँ पे आपको दिखी होगी, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ इसको थोड़ा यहाँ पे। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नाम से ऐसा लग रहा है कि कुछ परमिट कर रहा होगा, कुछ अलाउ कर रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट मैं ऐसे समझा सकता हूँ, पहले ये समझ लो, नॉट लगा हुआ है तो ये फ्री स्पेस की है, और अगर कुछ नहीं भी लिखा है या फिर एम भी लिखा है तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाएगी। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये परमिटिविटी को अगर मैं समझाऊं कि इसका क्या काम है, तो ऐसे समझो कि जिस तरह से कि मैंने कहा, मान लिया कि ये दोनों जो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव है, यानी कि दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों को अट्रैक्ट करना था, लेकिन क्या होगा कि जब ये अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो ये परमिटिविटी क्या करेगी कि ये ऐसा कुछ करेगी, ऐसा चाहेगी कि दोनों के दोनों जो है अट्रैक्ट ना हो के रिपेल हों। और अगर ये दोनों जो हैं रिपल्सिव नेचर रखते हैं, अगर दोनों आपस में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते, तो ये परमिटिविटी ऐसा कुछ करती कि दोनों जो है अट्रैक्ट हों। यानी कि नाम से लग रहा है कि परमिट कि कुछ करने के लिए अलाउ कर रही होगी, पर बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है नेचर में, कि जो है चाहे तुम अगर अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो तुम्हें रिपेल करवाएगी, अगर तुम रिपेल हो रहे होंगे तो तुम्हें अट्रैक्ट कराएगी। इसका यही काम है परमिटिविटी का। अच्छा, ये जो है हर मीडियम की अलग अलग होती है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हर मीडियम की अलग होगी, एयर की वन हो गई, ठीक है, मान लो कि वाटर की कुछ और हो गई, और वहाँ पे फिर जो है ऑयल की कुछ और हो गई, वो लेकिन ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है कि अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम इतना है, ठीक है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी भी वैल्यू होती है, परमिटिविटी की हमारी जो है वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक वैल्यू और होती है इसकी 9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन की जो है ये दो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं। कौन सी कब वैल्यू यूज़ करेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको खुद ही समझ में आ जाता है, वरना कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि हमको ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है या ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, लिखा होता है, वरना हम खुद भी समझ जाते हैं। जैसे हम समझ रहे हैं कि 3 का मल्टीपल हमको दिख रहा है, हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हैं तो जो है हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हमको, या फिर 5 का कोई मल्टीपल है, 2 का कोई मल्टीपल है, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, हम कोई सी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारी जो है लिमिटेशंस होती हैं इसकी, हर चीज़ की अगर कोई एडवांटेजेस है तो इनकी लिमिटेशन भी होती है हर चीज़ की। तो इस लॉ की भी है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। इस कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, जरा देखो यहाँ पे। कूलम्स लॉ की पहली लिमिटेशन यही है कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेरा जो है बड़े बड़े चार्जेस पे मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता, बहुत छोटे छोटे पॉइंट साइज चार्जेस पे ही मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई पत्थर जैसा बड़ा सा इतना कुलुम का यहाँ पे चार्ज रख दिया, एक पहाड़ जैसा रख दिया, आप पूछ रहे हैं कि बताओ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी कि कुलुम्स लॉ कितना होगा, तो उससे हम नहीं निकाल सकते। ठीक है,
और दूसरी लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन ये हो गई पॉइंट चार्जेस के लिए ही अलाउ है, पॉइंट चार्जेस पे ही अलाउ है। दूसरा, एक पॉइंट, अब मेरे पास क्योंकि दो दो कम से कम होने चाहिए चार्जेस, है ना, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा तो किसी दो बॉडीज़ के बीच में ही तो होगा, कि नहीं, दो चार्जेस के बीच में ही तो होगा। किसी एक में क्या है तुम फोर्स निकाल लोगे, क्या है तुम अट्रैक्शन निकाल लोगे, ठीक है। तो दूसरा ये लिमिटेशन है कि अगर एक चार्ज मेरा जो है वो है रेस्ट पे, ठीक है, एक चार्ज है मेरा रेस्ट पे और दूसरा चार्ज है मेरा मोशन में, तो इस केस में क्या करोगे? कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो या नहीं? हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स का मतलब ही रेस्ट होता है, तो क्या हम इसमें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? इस केस में लगा सकते हो, इस केस में लगा सकते हो कूलम्ब्स लॉ। अगर एक भी रेस्ट पे है तो भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हो, पर अगर दोनों के दोनों ही मेरे, अगर Q1 Q2 अगर दोनों ही मेरे मोशन में हो जाएंगे तो इस केस पे मैं कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकता, ठीक है। मेरे को अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है तो कम से कम एक चार्ज मेरा रेस्ट पे होना चाहिए, दूसरा अगर मोशन में होगा तो भी चल जाएगा, और जो है दूसरा हमारा पॉइंट चार्ज भी होना ज़रूरी है। यही जो है इनकी लिमिटेशन कहलाती हैं कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट भी बता दी और जो है लिख के भी बता दिया क्या होता है। याद रखना, लिखोगे कम चलेगा, लेकिन याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, क्योंकि वैसे टॉपिक छोटा है लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, 1-2 मिनट का काम है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी इसके लिए मैं एक काम बताना चाहूँगा आपको, कि आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ, सर्च करना, चाहे बुक से, नेट पे भी आराम से मिल जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन शायद ना मिले, बोर्ड में तो डायरेक्टली भी मिल सकता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन, इसकी को जो आप डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स लिखोगे उनमें से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जो आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में या आगे आने वाली वीडियोस में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको पॉइंट आउट भी करके दिखाऊंगा कि हाँ, ये पॉइंट जो है हमने उस वीडियो उसमें उस क्वेश्चन में देखा था डिफरेंस बिटवीन में, और ये आपको यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और अगर वो इतना पॉइंट ज़रूरी होगा वो, कि अगर आपको पॉइंट याद नहीं होगा तो शायद हो सकता है वो न्यूमेरिकल ना भी बने, हो सकता है 2 मार्कर में कोई ऐसा न्यूमेरिकल दे दे, कंपैरिजन वाला दे दे, तो आप नहीं कर पाओगे अगर डिफरेंस आपको नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो, ओके, टाटा, बाय बाय।